ऐसे मुंह बना के क्यों बैठा है भाई? इंटरेस्टिंगली काम करो, तुम्हें मजा नहीं आता क्या पढ़ते हुए? आता है तो थोड़ा सा और मजे के साथ करो। हमने किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें हमारे पास में लिमिटेशन आई थी। क्या लिमिटेशन आई थी? कहते हैं भाई अगर आपका इफ योर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, देन क्या होगा आपके पास में? एक पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गिर जाएगा? वो हमारे न्यूक्लियस में गिर जाएगा, क्योंकि वो अगर रिवॉल्व कर रहा है दैट मीन्स इट इज रेडिएटिंग एनर्जी। क्या कर रहा है वो? या इट इज रेडिएटिंग एनर्जी। अगर वो एनर्जी को रेडिएट करेगा तो वो क्या करेगा? उसमें जाके फॉल कर जाएगा, उसमें जाके गिर जाएगा आपके पास में, जिस कारण से एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी, राइट? वो उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहीं पे आए हमारे पास में नील बोर। कौन आए? नील बोर आपके पास में। सो हियर केम विद अस अ पर्सन कॉल्ड नील बोर। नील बोर ने रदरफोर्ड के लिमिटेशंस को पकड़ा और इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए नील बोर साहब ने हमें एक नया मॉडल ऑफ एन एटम दिया। इनका ये जो मॉडल ऑफ एन एटम है आपके पास में, ये मॉडल ऑफ एन एटम आपके पास, हम इसको एक बोल सकते हैं कि भाई इसमें जो है वो एटम्स के मॉडल्स के हिस्ट्री में एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेप क्रिएट किया। कि इसने जो हमें स्टडी दी, ये स्टडी आपके पास में एमिनेंट स्टडीज थी, जिनको हम आज के टाइम पे भी यूज करते आ रहे हैं। तो नील बोर साहब ने 1913 में, कब दिया? 1913 में इन्होंने जो है वो हमें एक मॉडल ऑफ एन एटम दिया, जिसको रिमार्केबल माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो नहीं बता पाए थे, उसको सब फिक्स किया था आपके पास में। क्या कहा इन्होंने? हाँ ठीक है भाई, रदरफोर्ड साहब ने हमें जो है वो बताया कि एक एटम है आपके पास, उसमें पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। क्या कहा? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है आपके पास में। और साथ ही आपको कहा कि भाई उस सेंटर के चारों तरफ जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? क्या कहा? कि उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट हैज ही सेड? He said that an atom consists of a small heavily charged positively charged nucleus, जो आपको सेंटर में दिख रहा है, रेड वाले पॉजिटिवली चार्ज है आपके पास में। कहता है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है सेंटर में, एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं आपके पास में, जिसपे आपके पास राइज हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं दैट मीन्स दे विल बी रेडिएटिंग अ एनर्जी। वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, दैट मीन्स एट अ टाइम आपके पास में जो एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है, जो एनर्जी वो लूज कर रहा है, उसके कारण वो क्या करेगा? वो जाके कोलाइड करेगा न्यूक्लियस के साथ, वो उसमें क्लैश हो जाएगा, राइट? पर इसी का तोड़ दिया बोर ने। बोर ने कहा कि अगर किसी एटम की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑर्बिट जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये कैसे ऑर्बिट होते हैं? ये होते हैं भाई डिस्क्रीट ऑर्बिट। कैसे ऑर्बिट होते हैं आपके पास में? बोर ने कहा दीज आर डिस्क्रीट ऑर्बिट, मतलब जिनकी स्टेशनरी एनर्जी हो। कैसे ऑर्बिट है? डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिनकी एनर्जी क्या होती है? स्टेशनरी, दैट इज फिक्स्ड। समझ में आई बात? याद रखना, व्हाट डू डिस्क्रीट ऑर्बिट मीन्स? डिस्क्रीट ऑर्बिट मीन्स दैट देयर रेडियाई एंड एनर्जी इज फिक्स्ड। फिक्स्ड रेडियाई एंड एनर्जी आपके पास, ठीक है? क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है इसीलिए इन्हें हम एनर्जी शेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी। सो बोर साहब ने क्या कहा? बोर साहब ने कहा ऑर्बिट्स in which electron revolve, orbits in which electron revolve are discrete। कैसे होते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट आपके पास क्या होते हैं? डिस्क्रीट। और इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम एनर्जी लेवल या शेल भी कह सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब याद रखिए कि आपका रेडियस फिक्स है, आपकी एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है आपके पास में, ठीक है? क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, क्योंकि इनकी
एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए इनको स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है। एज एनर्जी of the orbit is fixed, therefore they are also called stationary states। इनको क्या कहेंगे? स्टेशनरी स्टेट्स आपके पास में। ठीक है, क्या कहेंगे? स्टेशनरी स्टेट्स। अब समझो बेटा, खा ले इसको, बुक उठा ले, बुक उठाओ, रख लो, नहीं चाहिए, बस टॉप चेक करना। अब समझो, तो इस हिसाब से बोर्ड ने क्या कहा? बोर्ड ने कहा कि मैं मानता हूँ रदरफोर्ड साहब की बात की जो आपका सेंटर है उसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आपके पास में मास है और सारा पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में। यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहता है ये मैं मानता हूँ, पर कहते हैं कि अब जो इलेक्ट्रॉन आपके पास में मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन आपके पास स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है। मतलब जो सर्कुलर पाथ्स है आपके पास में इनकी एनर्जी फिक्स्ड है। मेरा पाथ सर्कुलर ही नहीं बता, मजा उड़ा रहा है मेरे पाथ का। सर्कल हो बंद कर, सूझ गया एक तरफ से। ले अब जगह को ठीक कर लो फिर जादू। सही है ना? परफेक्ट। आपका कहाँ चला गया? ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई आपके पास ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स वन बढ़ते जा रहे हैं। पहले वाले को हम दे देते हैं n इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए n है। दूसरा हो गया n इक्वल्स टू 2 एंड तीसरा हो गया आपके पास n इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। इसको जब हम शेल बोलते हैं तो ये हो जाता है k शेल, ये है l और ये है m। अब ये मत बोलना एबीसीडी वो सामने मेरे से डिस्कस नहीं किया था, हमें तो बस ये कह दिया बोर्ड ने ये कहा और हम पढ़। तो एबीसीडी नहीं लिया उन्होंने, क्या लिया? KLMN लिया आपके पास में। तो बोर्ड ने कहा कि भाई आपके पास में जो हमारे पास एटम है उसमें आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट्स प्रेजेंट है हमारे पास में। दिस इज K L एंड सो ऑन। आपके पास आता है M। सबसे पहले को हम कहते हैं K शेल, दूसरे को L शेल, तीसरे को यस, चौथे को एन शेल आपके पास। तो बोर्ड के हिसाब से जो एटम है आपके पास में वो उसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं हमारे पास में, एंड उनको नाम दिया KLMN एंड सो ऑन। भी आपके पास OPQ आपके पास है, पर अभी आपको पढ़ने से KLMN तक है आपके पास। KLMN कहा आपके पास, और कहते हैं जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एनर्जी क्या करेगी आपके पास में? इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। मतलब अगर मैं ले लेती हूँ n की एनर्जी को E1, 2 की एनर्जी को E2, इसको E3 और इसको E4, इसका मतलब क्या हो गया? E1 की एनर्जी सबसे कम, फिर E2 एंड फिर E3 एंड E4। तो जैसे जैसे आप आगे की साइड बढ़ते जाओगे तो एनर्जी जो आपके पास में होती है वो इंक्रीज होती जाती है आपके पास। समझ में आ गई बात? याद रहेगी? और कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी भी एक पाथ में मूव कर रहा है वो किसी तरह की कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, ना ही गेन करेगा। एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पाथ it will not lose or gain energy। क्या कहते हैं भाई? जब तक आपके पास में इलेक्ट्रॉन एक पाथ में मूव करेगा वो कोई एनर्जी ना ही लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। दैट मीन्स वो अपने ही पाथ में लगातार मूव करता रहेगा, राइट?
वो अपनी पाथ में लगातार क्या करेगा, मूव करता रहेगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा आपके पास में, स्टेबल। सो दस एटम बिकम्स स्टेबल। एटम क्या हो जाएगा आपके पास में, स्टेबल हो जाएगा आपके पास, मतलब वो कोलैप्स नहीं करेगा। तो जो रदरफोर्ड ने बात कही, जो उनका ड्रॉबैक था, उसका रिजल्ट मिल गया आपके पास। इसके साथ ही क्या कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में रहेगा हमेशा। यस, वो एक शेल से दूसरे शेल में जा सकता है आपके पास, पर कैसे? मैंने कहा इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है। से E1 इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 को मान लेते हैं मान लो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी, ठीक है, कितनी एनर्जी है। तो अगर मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो E ऑर्बिटल में, सॉरी E3 ऑर्बिटल में, E3 ऑर्बिटल में है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, 27.4। इस इलेक्ट्रॉन को E2 में जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को E2 में जाना है, तो E2 में एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इतनी, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को E3 से E2 में जाना है, E3 में एनर्जी ज्यादा है और E2 में एनर्जी कम है, तो क्या करेगा, एनर्जी को डिक्रीज करेगा, लूज करेगा, इट विल लूज एनर्जी। और कितनी एनर्जी लूज करेगा, E3 माइनस E2 कर लीजिए, जिसको लिखते हैं डेल्टा E से। आई बात समझ में? ऐसे ही मान लो कि इलेक्ट्रॉन E1 में है, उसको जंप करके जो है वो E3 में आना है, पहले वो जंप करके E2 में आएगा, फिर जंप करके E3 में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को अगर E1 से E3 में जाना है तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी को इंक्रीज करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। इसमें एडिशन होगा। वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, दैट इज हम लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल्स टू अगेन E3 माइनस। तो एटम कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो एटम में आपके पास ऐसी अपनी एनर्जी को दूसरा गेन नहीं करेगा आपके पास, वो कितना भी अपने ऑर्बिट में, जो इलेक्ट्रॉन E1 में है, चाहे E1 में मिलियंस ऑफ राउंड लगा ले, कितना लगा ले, मिलियंस ऑफ राउंड लगा ले आपके पास में, पर जब तक उसको कोई एनर्जी गेन नहीं करनी है तब तक वो उसी में घूमता रहेगा। पर जैसे ही उसको मन हुआ भाई मुझे दूसरे में जाना है, तो वो कुछ एनर्जी ले लेगा। कैसे? मान लो यहाँ पे एटम है, ये जो सनलाइट है या जो लाइट है, उससे जो एनर्जी आ रही है वो ले लेगा। जब वो इतनी एब्जॉर्ब कर लेगा कि उसकी एनर्जी इक्विवेलेंट हो गई E3 के, तो वो क्या करेगा, E1 से जंप करके E2 और E2 से जंप करके E3। अब वो उसके पास उतनी एनर्जी जितना E3 में चाहिए, तो वो घूमता रहेगा। समझ में आ रही बात? वो घूमता रहेगा, पर वो घूमते हुए कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? तो जब किसी ऑर्बिटल को, सॉरी, जब किसी इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल में जंप करना है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स इनटू एन इनर ऑर्बिटल, इट क्या करेगा, लूज या गेन? अंदर जाएगा तो लूज करेगा, इट लूजेस एनर्जी। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps to outer orbital, गेन it will gain energy. समझ में आ गई बात? और एनर्जी क्या होगी, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, दोनों में माइनस कर दो, उसके इक्वल होगा। एक चीज क्लियर आ गई, पक्का समझ में आ गई? हाँ जी, आगे पीछे दाएं बाएं।
तो यही चीज की पॉइंट्स आया आपके पास। सबसे पहले बोर्ड ने क्या कहा, बोर्ड ने कहा आपके पास में इनसाइड एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन स्पेशल परमिटेड पाथ कॉल्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट या फिर एनर्जी सेल्स। कहते हैं कि भाई और आपके पास में एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिवॉल्व करते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ, पर ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं। कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी सेल्स या डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि वो कोई भी तरह की एनर्जी ना ही रिलीज करेगा ना ही गेन करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, उसका रेडियाई फिक्स है। दूसरी चीज क्या कही, नो एनर्जी लॉस। कहते हैं कि while revolving in these discrete orbit the electrons do not radiate or lose energy। कहता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जब वो नहीं कर रहा, घूमने के कारण नहीं कर रहा। अब मैं तेरे साथ हाथ पकड़ूं और मैं घूमी करूं, तेरी एनर्जी लूज होगी? सोम कह रहा नहीं होगी। तो वही चीज कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तब कोई एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा। पर किसी पॉइंट पे उसका मन कर रहा है कि भाई मुझे अंदर की तरफ जाना है, तब एनर्जी लूज कर रहा है। वाइल रिवॉल्विंग नहीं, उसी रास्ते पे आप उसको 50 साल चलवा लो, कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? वो करता तो है, पर कब करता है? जब उसको एक से दूसरे में जाना है, ना कि घूमते हुए। वाइल रिवॉल्विंग, पढ़ो ना इसको, वाइल रिवॉल्विंग, जब वो रिवॉल्व कर रहा है इन ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा और इसी कारण से वो स्टेबल रहता है आपके पास। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं आपके पास में, इनको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से लिखते हैं, के एल एम एन। मतलब n इक्वल्स टू 1 इज k, n इक्वल्स टू k, 2 इज l, n इक्वल्स टू m इज सो ऑन। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसको करेंगे। पर मैं आपको पहले अपने तरीके से रूल समझाऊंगी, बाद में आप इसको देखना। इन रूल्स को हम बाद में रिवाइज में करेंगे, पहले आप मेरे तरीके से समझो। देखो, किसी भी शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, that can enter a shell is 2n square। कितना है? 2n स्क्वायर। मतलब सबसे पहले बात करते हैं के शेल की, मतलब n क्या है? 1। तो इसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, कितना आएगा? 2। मतलब कोई भी एटम है, उसका पहला न्यूक्लियस के बाद जो इलेक्ट्रॉन शेल है, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चाहे उसके बाद कितने भी इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। पर पहले वाले में कितने आएंगे? एल। कितने आएंगे? 8। 4 से 8 से लग रहा है वो स्क्वायर 2 प्लस 10 का स्क्वायर कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं अगले शेल में इलेक्ट्रॉन करूं, कितने आएंगे मैक्स? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। m n is 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 कितने आ जाएंगे अगले में? 18 इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू 4। ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके पास किसी भी शेल में आ सकते हैं। तो अगर सवाल आता है के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप बताएंगे 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कहता है एम शेल में मैक्सिमम कितने आएंगे, आप बताएंगे कि भाई कितने आ जाएंगे? 18 आ सकते। समझ में आ गई बात? अब एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं करा रही क्योंकि शेल कराया ना, तो पहले मैं आपको जो है वो वैलेंसी वाला पार्ट समझा रही हूँ।
इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपके पास। ठीक है, चलो समझ लो, एटॉमिक नंबर मास नंबर भी समझ लो। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इसके बाद समझ लेना शेल वाला। देखो, एटॉमिक नंबर को सिंबॉलिकली हम Z से डिनोट करते हैं, मास नंबर को किससे? A से। अब जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया, तब बताया इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको 0 ही लेते हैं, बट प्रोटॉन हैज अ मास जिसकी एब्सोल्युटली हम लेते हैं +1, और न्यूट्रॉन में प्लस, न्यूट्रॉन का भी +1, न्यूट्रॉन का भी क्या लेते हैं? +1। दिस इज मास। क्या लेते हैं हम? +1 लेते हैं आपके पास। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट, आपके पास हम बात करते हैं पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करें हमारे पास में, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है आपके पास में। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम। मास नंबर, मास किस किस के कारण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किस किस के कारण मास है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब एटॉमिक मास क्या होगा या मास नंबर क्या होगा? एक ही चीज है, एटॉमिक मास, मास नंबर, दैट विल बी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। मतलब मैं लिख सकती हूँ दैट A इक्वल्स टू Z प्लस N, हाँ है ना। तो अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है और मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो क्या फॉर्मूला है? A माइनस Z इक्वल्स टू N, राइट। पक्की बात समझ में आ गई? क्या क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। मास नंबर क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल। तो प्रोटॉन की जगह हम एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, तो हो गया इक्वल्स टू Z प्लस N। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, मास नंबर पता है, माइनस कर दो, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाए। आ गई बात समझ में? अब आ जाओ आप आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट पे। हम बात करते हैं हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर, यानी इसके बाद में इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। फिर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फिर हम निकालेंगे वैलेंसी। तो हाँ, तो मैं निकालना सिखा रही हूँ, नहीं सीखना। हाँ, तो मैं निकालना सिखा रही हूँ भाई। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो। एटॉमिक नंबर है 1। एटॉमिक नंबर क्या है? 1। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन 0, मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं, बताया था, याद है ना। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में होता है एलोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। भाई, जो हम अपने शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे एलोकेट कर रहे हैं? शेल्स क्या है आपके पास? K, L, M, N। आगे पढ़ोगे इसके अंदर भी शेल होते हैं, 11th में पढ़ोगे। इसके अंदर K के अंदर भी आपके पास शेल्स है। K के अंदर S है, L के अंदर S और P है, M के अंदर SPD है आपके पास। नहीं, खिचड़ी नहीं, मजेदार चीज है। जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हें खिचड़ी लगेगी, समझ गए तो मजेदार। अब K में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। L में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। M 18 और इसमें 32।
ये हमने कर लिया, ठीक है। पर जो भी एटम है, एवरी एटम वांट्स टू अटेन एन ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हर एक एटम चाहता है कि भाई मेरे पास एक ऑक्टेट हो, दैट इज एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है? दैट आउटर मोस्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? के शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ गया? 1। खोल के देना बेटा इसके ऊपर। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या है आपके पास में? H। हीलियम का सिंबल क्या है आपके पास में? H। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हीलियम एक नोबल गैस है। हीलियम कैसी गैस है? नोबल गैस है आपके पास में। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास में? 2। क्या होता है? 2 आपके पास में। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने प्रोटॉन है? 2। न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 2। चलो यहाँ पे मास नंबर भी लिख लेते हैं सीधा। मास नंबर ऐसे नोट कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन का क्या होगा? मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0, मास नंबर 1। हीलियम का क्या होगा? मास नंबर प्लस न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 4। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स को एलोकेट करना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो पहले शेल में, के शेल में कितने आ सकते हैं? 6। के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? के शेल है ना, एक सॉरी 2 2 आ सकते हैं। तो इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के शेल में दे दिए। हो गया स्टेबल। हीलियम के बाद आता है लिथियम। लिथियम इज Li। एटॉमिक नंबर इज 3। एटॉमिक नंबर इज 3 आपके पास, ठीक है। एटॉमिक नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3। प्रोटॉन कितने? 3। न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं? 4। न्यूट्रॉन कितने हो जाते हैं? 4 आपके पास। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खेला शुरू हो रहा है यहाँ से। अब पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ही समझो, ज्यादा नहीं कराएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी चीजें एक साथ। तो पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। 2 डाल दिए। लिथियम के पास फिर भी कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? एक रह गया। टोटल 3 है ना उसके पास। 3 माइनस पहले में 2 डाल दिए, अब उसके पास कितने रह गए? एक इलेक्ट्रॉन। तो अगले में दे देगा 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 1। क्या हो गया? 2 1। लिथियम के बाद में आपके पास में आता है बेरिलियम। क्या? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4। प्रोटॉन भी 4, तो न्यूट्रॉन होते हैं 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? पहले शेल को दे दिए 2 3 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 4 तो पहले शेल को दे दिए 2, कितने बचे? 2। तो नेक्स्ट शेल में कितने आ गए? 2। समझ में आई बात? नेक्स्ट में कितने आ गए? 2। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ सीधा सोडियम पे। Na सोडियम। Na सोडियम सोडियम आपके पास है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। सोडियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। सोडियम के प्रोटॉन 11।
सोडियम के न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएंगे। शेल्स क्या है? के, एल, एम और एन। सबसे पहले के में भरेंगे, पहले लोअर एनर्जी को भरते हैं ना, तो के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 वोल्ट। के में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 9। अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे। पर आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कि भाई मेरे को आउटरमोस्ट शेल में कितने चाहिए? 8। तो मतलब हम 9 नहीं भर सकते, कितने भरेंगे? 8। तो के में आ गए 2 और एल में आ गए 8। अब कितने बचे? 1। तो एम शेल के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8 1। समझ में आई बात? पक्का? अब देखो फास्फोरस। बेटा ये मास नंबर से निकाल। मास नंबर आपको दिया जाएगा ना, आपको याद होना चाहिए। मोस्टली तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, 2-4 के ही अपने इक्वल नहीं होते हैं हमारे पास, तो वो 2-4 पे आपको जितनी बार आपको करोगे उससे आ जाएगा। देखो जैसे फास्फोरस की बात करते हैं, मैंने भी आपको बोला फास्फोरस, फास्फोरस दैट इज पी। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। कितने इलेक्ट्रॉन? 15। कितने प्रोटॉन? न्यूट्रॉन इज 16। अब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें क्या होगा? पहले में कितने? 2, अगले में 8, उससे अगले में 5 2 क्यों आएगा बेटा? के में मैक्सिमम 2 आ सकते थे इसलिए 2। एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 हो गया। अब एल भर गया तो हम आगे वाले में एम में जाएंगे, एम में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18। हमारे पास कितने बचे फास्फोरस के पास? 5। तो आपके पास नेक्स्ट शेल में कितने हो जाएंगे? 5। 2 किस लिए कर रहे हो? के शेल थोड़ी ना वापिस से भर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही देखो आर्गन, आर्गन आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 18। कितने प्रोटॉन? 18। आर्गन में न्यूट्रॉन होते हैं 22। ठीक है, ये होते हैं 22। पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए तो हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर चाहिए। ये होते हैं आपके पास में 22। अगर क्वेश्चन आते हैं फाइंड न्यूट्रॉन, तो आपको एटॉमिक नंबर और आपको मास नंबर दोनों दिया जाता है, तब न्यूट्रॉन निकालने का क्वेश्चन। ऐसे नहीं है, समझ गए? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताइए। 2 8 8। पहले में मैक्सिमम 2, दूसरे में मैक्सिमम 8, फिर बचेंगे 8 बचे तो 8। समझ में आ गई बात? तो ये है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का तरीका। आपका काम ये है कि आपने एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक का निकाल। अब तुम्हें एलिमेंट याद नहीं होंगे तो क्या करना, सबसे पहले 1 से लेके 20 तक सारे एलिमेंट्स लिख लेना, उनके एटॉमिक नंबर लिख लेना, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद से निकाल के लेके आओ। अभी बोर खत्म नहीं हुआ। अच्छा इसका साथ में वो भी, ये तो हमने कन्फिग्रेशन निकाला ना। अब कहता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक आपने कन्फिग्रेशन निकाल दिया, आप जो है वो अब इसका डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आ गया सेंटर में न्यूक्लियस। अब पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम एक डॉट से दिखा दो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही जब हीलियम का बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम लिथियम का बनाएंगे तो न्यूक्लियस, और फिर दूसरी में अच्छा ये मेरा याद रखना, ये जो मैं बना रही हूँ तो न्यूक्लियस है, कहीं तुम इसको भी एक शेल समझ। तो पहले में 2 है,
फिर उसके बाद एक ठीक है। बेरिलियम का बनाएंगे भाई, सेंटर में अपना बनाया न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, पहले में 2 फिर दो फिर 2। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको, कि बना के बताओ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैं अभी आपको इसका बना के बताऊं फॉस्फोरस का, तो फॉस्फोरस का क्या होता है 2 8 5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। स्ट्रक्चर बनाएंगे, सबसे पहले बनाया भाई न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 5 और तीसरे में 5, 1 2 4 5 6, नहीं सॉरी 5 ही बना लो। समझ में आई बात? तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे और साथ में ये डायग्राम भी बनाते रहते हैं, हो जाएगा। आसान है बहुत। उसको बुक से टेपना नहीं है, मैंने आपको समझाया है ना, तो समझ के करके